हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट सेशन में। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा कर रहे थे और हम 1 से लेकर के जो 27 तक प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। आज हम 28 प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। जो हमारा 28 नंबर का है वो हम शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो अपना सेशन है ये आगामी जो भी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम है, दोनों के लिए ही लाभप्रद तो होने वाला ही है। बाकी और भी जो फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, जिनमें इससे संबंधित जो टॉपिक आते हैं उनके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और ये आपके लिए एक रिवीजन का एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए बेस्ट सीरीज रहने वाली है, तो आप इसको ज़रूर देखें। चलिए, हमारा प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो यह जो प्रश्न है हमारा विधानसभा की जो कार्य प्रक्रिया है उसके संचालन से संबंधित जो नियम होते हैं वहाँ से है, और उसमें क्या है कि जो अविश्वास प्रस्ताव को लेके आना चाहता है तो उसके संबंध में कौन कौन से कथन सही है या गलत है। पहला है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। यह बात सही है कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो अनुमति प्रश्नों के बाद, जो प्रश्न होते हैं उनके बाद मांगनी पड़ती है, प्रस्तुत करनी पड़ती है, और उस दिन की कार्यसूची का कार्य, मान लीजिए आज जो कार्यसूची है उसके कार्य से जो प्रारंभ होगा, कार्य प्रारंभ, उससे पहले मांगनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला तो सही है। बी में क्या है, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। यह बात भी सही है कि कोई अनुमति मांगने वाला जो सदस्य है वो उस दिन की जो बैठक प्रारंभ हो रही है उससे पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव को लेकर के जाएगा और उसको प्रस्तुत करने के लिए लिखित में सूचना देनी होगी। दोनों ही सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। इसी को चेक करते हैं। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। जो अविश्वास प्रस्ताव है क्या वह 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए या अनुमोदित होना चाहिए, ये बात गलत है। तो इसमें क्या आएगा, 1/10 नहीं, इसमें आएगा 1/5। 1/5 सदस्य हैं, ठीक है, विधानसभा सीटों का 1/5 या फिर 20% इनके द्वारा क्या होना चाहिए, समर्थित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 200। ठीक है, तो 200 का हम 1/5 या फिर 20% करेंगे तो 40 जो सदस्य होंगे उनकी अनुमति आवश्यक है। राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव सदस्यों, न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, 40 से समर्थित होना चाहिए वह प्रस्ताव। ठीक है, और यह प्रस्ताव कौन लेके आता है, यह विपक्षी लेकर के आएगा। ठीक है, विपक्ष लेकर के आएगा, केवल विधानसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। और कुल विधानसभा सीटों का 1/5 या फिर 20% सदस्य, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उस हिसाब से राजस्थान में संख्या बनती है 40। ठीक है, और अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। तो हमारा ये तो गलत है और ए और बी सही है, इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ए सही होगा, ए और बी सही है। तो 1/10 भाग नहीं होना चाहिए, 1/5 या फिर 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। तो कौन से इसमें से मुख्यमंत्री हैं जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन बी है, इसमें टीकाराम पालीवाल। क्यों है, टीकाराम पालीवाल जो है राजस्थान के प्रथम इलेक्टेड सीएम बने थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे, टीकाराम पालीवाल। हुआ क्या था, अभी डिप्टी सीएम कैसे बने कि जयनारायण व्यास जो है वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, एक तो जोधपुर की शहर से बी और एक जालौर शहर से ए। ठीक है, और ये दोनों से ही हार गए थे। कौन, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जो है दोनों सीटों से हारे थे। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या किया, किशनगढ़ जो सीट थी वहाँ से ये चुनाव लड़ करके आए थे। ठीक है, और जब ये हार गए थे तो सीएम किसको बनाना पड़ा था, टीकाराम पालीवाल को। और फिर ये उपचुनाव में किशनगढ़ से जीत करके आए थे। फिर टीकाराम पालीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, और फिर मुख्यमंत्री कौन बने, जयनारायण व्यास। और फिर इनको, टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसलिए टीकाराम पालीवाल जो है एकमात्र व्यक्ति है जो सीएम व डिप्टी सीएम दोनों रहे हैं। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जयनारायण व्यास
चुनाव हार गए थे, ठीक है, जोधपुर शहर बी से और जालोर ए से। फिर उन्होंने किशनगढ़ से उपचुनाव में जीत हासिल करी थी, फिर ये सीएम बने थे और फिर टीकाराम पालीवाल को हटा दिया गया था, फिर इनको डिप्टी सीएम बनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? यानी कि वो मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद मंत्री नहीं रहे, ठीक है। तो ऑप्शन है जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत। तो जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन इसमें दो होगा, जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत जो है ये किसी भी मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री नहीं रहे थे, ठीक है। जिस प्रकार अब बात करें तो भजनलाल जो जी हैं जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, ये भी कोई भी मंत्री नहीं रहे क्योंकि ये डायरेक्ट वो बने हैं सीएम, ठीक है, विधायक, पहली बार विधायक बने और पहली बार ही सीएम बन गए, ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या होगा इसमें, ए और डी, जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। अब मैं और कुछ आपको बात बताऊं, जयनारायण व्यास जो है जो 1951 में मनोनीत और निर्वाचित बनने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के, जयनारायण व्यास क्या थे, 1951 में मनोनीत होते हैं, ठीक है, और 1952 से लेकर के 1954 तक ये निर्वाचित भी सीएम बनते हैं, ठीक है। तो मनोनीत और निर्वाचित बनने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है, जयनारायण व्यास है, ठीक है। जयनारायण व्यास को शेर ए राजस्थान, लोकनायक, लक्कड़, फक्कड़, धुन के धनी इन नामों से भी जाना जाता है। अगर ये पूछे कि शेर ए राजस्थान कौन है तो जयनारायण व्यास, लोकनायक, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इनके कुछ अखबार भी थे जैसे पीप, अखंड भारत, क्या थे, पीप है, अखंड भारत, ठीक है, इस तरीके के इनके अखबार भी थे जो इन्होंने प्रकाशित किए थे। भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो इनको बाबू शाह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, भैरव सिंह शेखावत को हम जानते हैं बाबू शाह के नाम से। ये प्रश्न भी कई एग्जामों में पूछा गया है, इस नाम से, बाबू शाह के नाम से किसे जानते हैं, भैरव सिंह शेखावत को, ठीक है। और ये 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको पता होगा। 1977-80 में बने, फिर 1990 से 92 और फिर 93 से 88। तो भैरव सिंह शेखावत के समय ही 2 बार हमारे राजस्थान में 1977-80 और 90-92 में आपातकाल भी लगा था, ठीक है। सीएम बनने से पूर्व विधायक रहे और राज्यसभा सांसद भी रहे, ठीक है। वो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो राष्ट्रपति भी बने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना राइट आंसर इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए और डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुख्यमंत्री दे रखे हैं और एक तरफ मुख्य सचिव। ये आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं कि किस मुख्यमंत्री के टाइम कौन सा सचिव रहा था, या फिर कौन सा जो मुख्यमंत्री है जो किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी रहा था। इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, तो ठीक है। तो इसको देखते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के समय केपी मेनन थे, तो ये हमारा सही है, केपी मेनन मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे। बरकतुल्ला खान के समय आरडी माथुर, ये नहीं थे आरडी माथुर। शिवचरण माथुर, मदन मोहन कृष्ण वली, ये भी सही है। और भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे टीवी रमन, ये भी सही थे। तो जो आरडी माथुर है ये किसके समय थे, ये मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे, ठीक है। किसके समय थे, आरडी माथुर मोहनलाल सुखाड़िया के समय। तो बरकतुल्ला खान के समय कौन था, तो बरकतुल्ला खान के समय एक तो जोरावर सिंह और एक सुंदरलाल, ठीक है। एक तो आपको जोरावर सिंह याद रखना है, जोरावर सिंह और एक सुंदरलाल। ये किसके समय थे, ये बरकतुल्ला खान के समय। बरकतुल्ला खान सीएम कब रहे थे, ये 1971 से 73 तक राजस्थान के सीएम रहे थे। यानी कि अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछे कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, तो ये बरकतुल्ला खान ही थे, ठीक है। और ये सीएम बनने से पूर्व मंत्री भी रहे थे बरकतुल्ला खान। और आरडी माथुर के समय नहीं था, आरडी माथुर मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? यानी कि भारत सरकार की जो राजनीतिक कार्यों की एक मंत्रिमंडल समिति होती है उनके संबंध में यह प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन ए है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों संबंधित समस्याओं पर विचार करती है राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति होती है, ठीक है। ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो, यह भी सही है। इस तरीके के निर्णय राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति होती है वो लेती है। और ऑप्शन सी में है, विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो, ये भी सही है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें तीनों ही राइट हो जाएंगे, ए, बी और सी।
ए, बी और सी। ठीक है, तो ये जो हमारी राजनीतिक कार्य संबंधी समिति होती है, ये वरिष्ठ मंत्रियों का एक समूह होता है। किनका? वरिष्ठ मंत्रियों का समूह होता है केंद्र सरकार में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको याद रखना है। ये जो मंत्रिमंडल समिति होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पीएम करते हैं। ठीक है, और हालांकि इस तरीके की जो समितियां होती हैं उनका संविधान में कहीं उल्लेख है नहीं, लेकिन ये कार्य करती हैं, गठन किया जाता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर का हमारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जामों में ये भी पूछा जाता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री और उदयपुर संभागीय आयुक्त। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन ए होगा, राजस्थान के राज्यपाल जो है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में स्थित है, कहाँ? बागौर की हवेली में। अगर ये पूछे कि कहाँ है, तो ये है बागौर की हवेली में। और इसके जो सभापति कौन होते हैं, वो होते हैं राजस्थान के राज्यपाल। इसकी स्थापना होती है 1985-86 में। कब होती है? 1985-86 में। ठीक है, और ये सांस्कृतिक भ्रातृत्व की भावना और सकारात्मकता स्थापित करने के लिए क्षेत्र में कार्य करता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये स्टेट और हमारे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उसके अंतर्गत आते हैं। स्थापना कब होती है? 1985-86 में। और कहाँ है? बागौर की हवेली जो उदयपुर में, उसमें इसका कार्यालय स्थित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और एक तरफ दे रखे कि वह राज्य जहां इन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के पश्चात में राज्यपाल के पद पर कार्य किया। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस तरीके के प्रश्न पूछता है आरपीएससी। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया क्या आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल रहे थे? बिल्कुल राइट होगा ये, आंध्र प्रदेश के साथ में ये कर्नाटक, कहाँ के? कर्नाटक के साथ में ये तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के भी राज्यपाल रहे थे। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये तीनों स्टेट आपको याद रखने हैं मोहनलाल सुखाड़िया के संबंध में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। हरदेव जोशी क्या त्रिपुरा के रहे थे? नहीं, हरदेव जोशी त्रिपुरा के नहीं रहे। हरदेव जोशी जो है असम के, एक तो असम के रहे और मेघालय के भी रहे थे, मेघालय के बाद पश्चिम बंगाल के भी ये राज्यपाल रहे सीएम बनने के बाद। शिवचरण माथुर ये असम के रहे थे, बिल्कुल सही है। और जगन्नाथ पहाड़िया जो है बिहार और हरियाणा के रहे थे, बिहार और हरियाणा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने बताए हैं स्टेट और मुख्यमंत्री, यही हैं राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल बने थे। मोहनलाल सुखाड़िया 3 स्टेटों के राज्यपाल बने, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। सुखाड़िया दक्षिण में जो राज्य थे उनके राज्यपाल बने थे। हरदेव जोशी जो है असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के, ये भी 3 स्टेटों के राज्यपाल बने। शिवचरण माथुर केवल एक राज्य के, असम के ही राज्यपाल बने थे। और जगन्नाथ पहाड़िया जो बिहार और हरियाणा के राज्यपाल बने थे। तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा कि हरदेव जोशी जो है असम और मेघालय और पश्चिम बंगाल के बने थे, न कि त्रिपुरा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है 1996, 1999, 2000 और 2011। तो सन 2000 में संशोधन किया गया था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में, और उनमें स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। 2009 में भी एक संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें ग्राम पंचायतों के वार्डों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या को निर्धारित किया गया। कब? 2009 में। 2009 में संशोधन हुआ और उसमें यह बताया गया कि ग्राम पंचायतों के जो न्यूनतम और अधिकतम वार्ड होंगे वो इस संशोधन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट सन है 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011। इसको क्या हुआ था कि ग्राम सचिवालय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, ग्राम सचिवालय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? तो 1 अप्रैल 2011 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 को ग्राम सचिवालय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फेडरिक वाइट, अलेक्जेंडर मूडी मैन, सचिदानंद सिन्हा, तो विठल भाई पटेल। तो राइट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर मूडी मैन जो है काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष थे।
जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसी के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। और द्वैध शासन जो प्रणाली है उसके जनक कौन माने जाते हैं? द्वैध शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं लीनियस कार्टियस। ठीक है, लीनियस कार्टियस को द्वैध प्रणाली के जनक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के तहत कौन से? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को भी अपनाया गया था। ठीक है, तो राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मूडीमैन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं सदी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? तो ये कथन था हंटिंगटन का, सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है, राइट आंसर इसमें अपने 37 में होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी? इस तरीके के प्रश्न जो है आरपीएससी जरूर पूछता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो या कोई बड़ा एग्जाम हो आरएस जैसा, तो उनमें इस तरीके के कि किसने किसको शपथ दिलाई, या कार्यवाहक, या कौन उपराज्यपाल रहा, या कौन राज्यपाल रहा जो आरपीएससी का अध्यक्ष था या सदस्य था, अन्य स्टेटों में जो मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से मुख्य सचिव रहे, इस तरीके के प्रश्न आरपीएससी जरूर पूछता है, तो आपको इसको एक बार जरूर देख के जाना चाहिए। तो हमारे प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी? तो इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और आई.के. गुजराल। तो जो मोरारजी देसाई थे हमारे प्रधानमंत्री, इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी। ठीक है, और ये मोरारजी देसाई जो हैं वो प्रधानमंत्री बने थे 1977 से 1979 तक। ठीक है, ये जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? प्रधानमंत्री। कौन? मोरारजी देसाई। और शपथ किसने दिलाई थी? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? ये बसप्पा दनप्पा जत्ती थे। आपको दनप्पा जत्ती याद रखना है। ठीक है, अगर आगे प्रश्न आता है इस तरीके का तो दनप्पा जत्ती ये नाम याद रखना। ये कार्यवाहक वो थे राष्ट्रपति। उप प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति भी थे। पहले ये उप प्रधानमंत्री थे और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? मोरारजी देसाई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 39 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1971, 1967, 1968 और 1970। तो ग्रीन पीस संगठन की स्थापना हुई थी 1971 में। कहाँ पे? कनाडा में। कहाँ हुई थी? कनाडा में। ठीक है, कनाडा में हुई थी ग्रीन पीस की। ग्रीन पीस जो है वर्तमान में पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित एक संगठन है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो अलास्का में जो नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए इस संगठन का स्थापना की गई थी। कि जब यूएसए द्वारा, अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जा रहा था तो उसका विरोध करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी ग्रीन पीस की। लेकिन बाद में इसका अपना उद्देश्य पर्यावरण एवं जैव विविधता की तरफ कर लिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48 नंबर का है। किस समिति या आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? तो राज्यसभा में सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसमें जो है राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग दोनों ही सही है, इसलिए इस को प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा? अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 310। तो लोक सेवा आयोग के गठन के लिए हमारा आर्टिकल 315 यह उल्लेख करता है कि संघ में एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? लोक सेवा आयोग होगा अपना राज्य का। ठीक है, तो 315 में तो संघ लोक सेवा आयोग है और 315(1) में क्या है? राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन होगा। राइट आंसर अपना क्या होगा? 41 में 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? 42 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन किससे अपेक्षित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और अध्यक्ष रेल बोर्ड। तो 42 में हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए, बी और सी। तीनों की अनुमोदन की
अपेक्षित होता है भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति हेतु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 43 नंबर का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ लेखक दे रखे हैं और एक तरफ पुस्तकें दे रखी हैं। ठीक है, ये विदेश नीति से संबंधित जो हमारा टॉपिक है सेकंड ग्रेड में, उसमें से ये एक प्रश्न पूछा गया है पुस्तकों से संबंधित। ठीक है, तो जगदीश भगवती की पुस्तक कौन सी है? अगर आपको याद है तो आप, ये 43 नंबर का हमारा प्रश्न है। तो 43 में जगदीश भगवती की प्रश्न है, पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या है? इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जोसेफ स्टिग्लिट्ज की पुस्तक कौन सी है? तो ये है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। ठीक है, और उल्रिक बेक की पुस्तक कौन सी है? तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ये पुस्तक किसकी है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उल्रिक बेक की। और मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ये किसकी है? मिल्टन की। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पुस्तकें हैं, आपको याद रखनी है, पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो एस राधाकृष्णन, बी डी जत्ती, एम हिदायतुल्ला और वी गिरी। तो इनमें से कौन से जो उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो जो एस राधाकृष्णन है और एम हिदायतुल्ला है, ये दोनों ही उपराष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन इसमें 3 हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले कि ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो कि निर्विरोध चुने गए थे, तो वो संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की बात करें तो संजीव रेड्डी। ठीक है, संजीव रेड्डी ये राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। 45 नंबर का क्वेश्चन है, असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1981, 1983, 1985 और 1987। तो असम गण परिषद की स्थापना 1985 में हुई थी। ये आपके टॉपिक में दे रखा है राजनीतिक पार्टियां, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो असम जो गण परिषद है उसकी स्थापना 13 से 14 अक्टूबर को गोलाघाट सम्मेलन हुआ था असम में, उसमें इसकी स्थापना की गई थी असम गण परिषद की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भारतीय संविधान का अनुच्छेद और एक तरफ उनकी शब्दावली दे रखी है। ठीक है, तो 255 एक गए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी होती है, इसमें बिल्कुल सही है। 18(3) में राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, ये भी सही है। 113(3) में राष्ट्रपति की सिफारिश, ये भी सही है। और 304 है, इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये गलत है। ये जो 304 है ये किससे संबंधित है? राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। इसमें विधानसभा के निर्णय ही काफ़ी होते हैं, इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 261, 262, 263 और 264। तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 262 है, उसमें अंतर्राज्यीय नदियों एवं घाटियों के पानी का जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए, देखो विवादों के निर्णय के लिए, इसमें है 262 में। 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, जो अंतर्राज्यीय परिषद होगी उसके गठन का प्रावधान किसमें है? 263 में। और 264 में क्या है? संघ व राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण, संघ व राज्य के मध्य राजस्व के वितरण के संबंध में जो आर्टिकल है 264 है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 में और 262 में नदी घाटियों के पानी का जो विवाद होगा उसके संबंध में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो कगारवाद का जो सिद्धांत है वो जॉन फॉस्टर डलेस ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नांकित में से किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जो भूमंडलीकरण या उष्मीकरण को कम करने के लिए, टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति हुई? तो ऑप्शन है बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया या फिर रूस। तो 2003 में रोज रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति हुई थी जॉर्जिया में। ठीक है, जॉर्जिया में क्यों हुई थी? जो सत्ता का शांतिपूर्ण बदलाव था एक जॉर्जिया देश में 2003 में, तब उसको रोज रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति के नाम से जाना गया। और भारत में गुलाबी क्रांति से संबंध होता है मांस प्रसंस्करण में बदलाव से संबंध में हम देखते हैं रोज रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति को। ठीक है, तो दोनों में आपको याद रखना है, जॉर्जिया में
ये एक सत्ता का शांतिपूर्ण बदलाव था, इसलिए इसको रोज रिवॉल्यूशन कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 51 नंबर का, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रूजवेल्ट प्लान, ट्रूमैन प्लान, केनेडी प्लान या फिर एचएसएन प्लान? तो शांति के लिए एक प्रस्ताव को एचएसएन प्लान के नाम से जाना जाता है। एचएसएन प्लान जो है इसकी रिपोर्ट 1946 में आई थी। कब आई थी? 1946 में। ठीक है, इसको किसने तैयार किया था? एचएसएन व डेविड ने परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण पर रोक के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी। किसने? एचएसएन ने और डेविड ने, और ये रिपोर्ट आई थी 1946 में। ठीक है, तो ये जो परमाणु ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण है उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आधिकारिक यात्रा दे रखी है और एक तरफ वर्ष दे रखा है। ये विदेश नीति से संबंधित टॉपिक में से एक प्रश्न फिर से मिला है। भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा क्या 1979 में हुई थी? बिल्कुल सही, 1979 में हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988 में, यह भी सही है, 1988 में राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए थे। ठीक है, चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992 में नहीं, ली पेंग की यात्रा 1991 की थी, 1991 में आए थे ली पेंग। ठीक है, और चीन की राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा 1996 में, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है सुमेलित नहीं है। इस प्रधानमंत्री, चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की यात्रा हुई थी 1991 में। ठीक है, हुआ क्या था कि दिसंबर 1991 में ये यात्रा हुई थी किसकी? ली पेंग की भारत की यात्रा। और 1992 में फिर भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। कौन थे? आर वेंकटरमन। ये फिर चीन की यात्रा पर गए थे। कौन? भारत के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन 1992 में, 1992 में। ठीक है, पहले ली पेंग की यात्रा हुई, उसके बाद राष्ट्रपति गए थे। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की भी यात्रा थी चीन की, 1993। कौन? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और बात करें तो 2009 में मनमोहन सिंह ने भी यात्रा की थी चीन की, 2009 में। ठीक है, मनमोहन सिंह ने। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा। ठीक है, तो वो यात्रा थी मई 2015 में। कब थी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा चीन की? कब थी? मई 2015 में, मई 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? परवन सिंचाई परियोजना, परवन सिंचाई परियोजना तो झालावाड़ जिले में है। ब्राह्मणी बनास परियोजना, यही सही होगा इसका राइट आंसर। जो ब्राह्मणी बनास परियोजना है वो बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु जो ब्राह्मणी नदी है उसका जो पानी है बनास नदी में मिला दिया गया है, इसलिए इसकी आवक बढ़ गई है बीसलपुर बांध में पानी की। माही बनास परियोजना ये गलत है, माही नदी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और गरदेड़ा बांध परियोजना ये बूंदी जिले में स्थित है। ये कई बार पूछता है, गरदेड़ा परियोजना किस जिले में? बूंदी में। ठीक है, एक प्रश्न और आता है कि बीसलपुर बांध कब बना था? तो बीसलपुर बांध 1999 में बना था। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। 1987 में इसका कार्य बनना शुरू हुआ था और 1999 में पूरा हुआ। और यह टोंक जिले में स्थित है। यह अजमेर, जयपुर जैसे जिलों की पानी की पूर्ति के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स इस पेपर से संबंधित प्रश्न। आगे जो हमारा जो करंट जी के संबंधित प्रश्न आ गए हैं, ये तो फिर भी एक योजना का हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, 50,000। लेकिन अब इसका नाम लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया है भजन लाल सरकार ने, लाडो प्रोत्साहन। और इसकी राशि भी बढ़ा करके डबल कर दी है, 1 लाख कर दी है। कितनी कर दी है? 1 लाख। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 1 लाख राशि मिलती है और ये 7 किस्तों में दी जाती है। पहले की 6 किस्त 50,000 तक वही रहेंगी। और अब स्नातक स्तर करते ही बेटियां जो स्नातक पढ़ लेंगी उनको तुरंत 50,000 रुपये की एक 7वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। ठीक है, और जन्म से लेकर के 21 वर्ष तक की आयु के लिए ये योजना लागू है। तो ये थे हमारे इस पेपर से संबंधित प्रश्न। एक ये और देख लेते हैं, अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ हुई? तो अन्नपूर्णा जो दूध योजना है वो 2 जुलाई 2018 को प्रारंभ हुई थी। अब आगे जो प्रश्न है वो साइकोलॉजी संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी से है वो हम नेक्स्ट किसी सेशन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य सेशन में। धन्यवाद।